सऊदी अरब और यमन के दरमियान झड़पों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। सऊदी अरब ने यमन के सामने एक प्रपोजल रखा है, लेकिन यमन ने कुछ शर्तें लगाई हैं। ईरान के अहम सुरक्षा अधिकारी से चीन के राजदूत ने मुलाकात की है, इसके क्या पैगाम है। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। जहां बाबुल मंदब पर झड़पों और सऊदी शिप्स पर यमनी फोर्सेस के अटैक्स की खबरें लगातार पिछले दिनों आ रही हैं, वहीं अब पता चला है और ख़बर सामने आई है कि सऊदी अरब और यमन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। और साफ मैसेज इसका ये है कि सऊदी अरब झड़पों का सिलसिला आगे जारी नहीं रखना चाहता। सऊदी अरब ने बेशक एक अलायंस बनाने की कोशिश की। अलायंस पर इस सिलसिले में तुर्की और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की एक डील भी हो गई, लेकिन ये वाज़ेह पहले भी था और अब और वाज़ेह हो गया कि इस तरह के अलायंस के ज़रिए और झड़पों के ज़रिए यमन के जो मुतालबात हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। यमन का मुतालबा बिल्कुल लॉजिकल है। यमन का कहना है कि सऊदी अरब ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है उसे हटाना पड़ेगा। और अब हमने ये देखा कि सऊदी अरब पर जब अटैक हुए यमनी फोर्सेस की तरफ से, पहले तो यमनी फोर्सेस को दबाने की, कुचलने की कोशिश सऊदी अरब ने की, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रहीं। हमको ये साफ नज़र आया कि यमनी फोर्सेस ने इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर ली थी और उनको भी इस मौके का इंतज़ार था। मौका क्या है? मौका यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और वहाँ से सऊदी अरब का ऑयल बाहर नहीं जा पा रहा है। तो अब ऐसे मौके पर बाबुल मंदब पर सऊदी अरब पर प्रेशर डालकर अपना ब्लॉकेड हटवाना, ये फ़ैसला यमनी फोर्सेस का, अंसारुल्लाह का, सना हुकूमत का एक अहम और दानिशमंदाना फ़ैसला और मौके को पहचान कर कदम उठाने वाला फ़ैसला था। सऊदी अरब ने शुरू में तो ये बयान दिए कि हम इसका बहुत सख्ती के साथ मुकाबला करेंगे और सऊदी अरब की तरफ से अटैक भी किए गए, लेकिन फिर जवाब में हमने ये देखा कि यमनी फोर्सेस ने जो हमले किए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं, एस्केलेशन तो उसमें था लेकिन गुंजाइश बाकी रखी गई थी। यानी उसमें मैसेज ज़्यादा था, एस्केलेशन कम था। यमनी फोर्सेस अटैक कर रही थी नजरान पर, अबहा पर और जो नज़दीक के इलाके हैं, बॉर्डर जो यमनी और सऊदी बॉर्डर जो मिला हुआ है, उस रीजन में अटैक हो रहा था यमन की तरफ से। और रियाज़ को, यानी राजधानी रियाज़ को अवॉइड किया जा रहा था या दूसरी जगहों को अवॉइड किया जा रहा था। मकसद सिर्फ ये था कि सऊदी अरब पर प्रेशर आए और सऊदी अरब बातचीत के ज़रिए ये ब्लॉकेड जो लगा रखा है उसने वो हटाए और जो डील हो चुकी है यमन के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान उस पर अमल करे। एक्चुअली दोनों मुल्कों के दरमियान 2022 में डील हो चुकी है और उसके तहत सऊदी अरब को कुछ चीज़ों पर अमल करना था। सऊदी अरब, आपको याद है कि 2015 में सऊदी अरब ने यमन पर जंग थोप दी थी जो 8 साल से ज़्यादा चली थी। इस 8 साल की जंग में सऊदी अरब ने यमन को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया। यमन पहले ही आर्थिक के एतबार से बहुत कमज़ोर मुल्क है, लेकिन जब उस पर करीब 8 साल से ज़्यादा अरसा जब जंग होती रही और सऊदी अरब उस पर बमबारी करता रहा तो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो उसमें ज़ाहिर है इस जंग के नतीजे में जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई भी सऊदी अरब को ही करनी है, इसलिए कि उसने एग्रेशन की शुरुआत की थी। तो जो डील हुई थी उसके तहत सऊदी अरब के लिए लाजमी था कि वो कंपनसेशन अदा करता और ये डील सऊदी अरब ने इस पर अमल नहीं किया। ब्लॉकेड भी सऊदी अरब ने ख़त्म नहीं किया। कैदियों का तबादला वो भी इस डील का हिस्सा है, वो भी पूरी तरह से अंजाम नहीं पाया। अब ये देखने में आया है कि एक बार ऐसा लग रहा है कि बातचीत फिर से आगे बढ़ रही है और ये बातचीत हो रही है मस्कत, ओमान में। मस्कत में ये बातचीत हो रही है और ताज़ा खबर जो आई है वो ये कि उसी बातचीत में सऊदी अरब ने अपने निगोशिएटर्स को ये मैसेज भेजा है कि हम 2022 की डील पर वापस लौटने को तैयार हैं। यानी उसी डील को बेस बनाते हैं और उसी डील के ऊपर हम जो मौजूदा झड़पें इनको ख़त्म करते हैं और उन पर अमल करते हैं। अंसारुल्लाह की तरफ से, यमनी फोर्सेस की तरफ से इस पे थोड़े रिज़र्वेशंस हैं। ये रिज़र्वेशंस हैं कि डील तो पहले से मौजूद है, अब ज़रूरी यह है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसी ठोस गारंटी हो
कि सऊदी अरब फिर अमल करे और फिर से पीछे ना हट जाए। उसमें यह है कि ब्लॉकेड पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए यमन का, यमन पूरी तरह से आज़ाद रहे। और वरना ये हो रहा था कि सऊदी अरब ने ये कर रखा था कि जब कोई भी शिप यमन जाता था तो वो पहले उसको रोक के, रास्ते से ही रोक के उसको कहीं और एक बॉर्डर पे ले जाते थे, किसी अफ्रीकन कंट्री के पोर्ट पे ले जाते थे, वहाँ उसकी जांच होती थी, तब उसके बाद वो यमन वापस भेजते थे। अब इसमें बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि खाने पीने की चीज़ें थी और वो ख़राब हो गई, यानी इसी सारे प्रोसेस में वो जब वापस आई और यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर पहुंची तो वो ख़राब हो चुकी थी। यमनी फोर्सेस ने ज़ाहिर यमन को फिर ये उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसी के नतीजे में हमने देखा कि इस वक्त उन्होंने ये कार्रवाई की। तो उनका ये कहना है कि बेशक हम ये कबूल करेंगे 2022 पे जो हमारी डील हुई थी हम उसको मान सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी सऊदी अरब को देनी पड़ेगी और वो देखना है कि अब गारंटी किस तरह की इसकी होती है और किस तरह जो है वो सऊदी अरब और यमन के बीच ये डील का मामला आगे बढ़ता है। मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ यमनी फोर्सेस ने इस बार ये कर लिया, बिल्कुल ये एक नया इक्वेशन इस्टेब्लिश कर दिया। ना इससे पहले हो रहा था कि सऊदी अरब के फाइटर जेट्स उड़ते थे और यमन के वो फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो जाते थे, हमले करके चले गए। आपने देखा कि जब ईरान से महान एयर की फ़्लाइट गई थी उन्होंने आके रनवे को अटैक कर दिया, रनवे पे बमबारी कर दी, तो वो उसको सना के बजाय जाके हुदैदा में उतरना पड़ा वहाँ, जबकि यमनी लीडरशिप के लोग उसमें सवार थे उस जहाज़ में उस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल थी। तो अब लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि यमन से ड्रोन, सऊदी अरब से ड्रोन उड़े और यमन के फ़ज़ाई हुदूद में वो अंदर आए। तो यमनी फोर्सेस इससे पहले तो ड्रोन मार के गिराती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ड्रोन सिर्फ गिराने की बात नहीं थी, इस बार इन्होंने जवाब में अटैक कर दिया, जीज़ान पे अरामको की एक फैसिलिटी पर अटैक कर दिया। लेकिन अटैक हल्का था, हल्का मतलब एक महदूद एरिया में आग लग गई, चूँकि सब वहाँ एनर्जी और ऑयल और इस तरह की फैसिलिटी थी, तो वहाँ आग लग गई, लेकिन उसको काबू पा लिया गया, किसी को कोई नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी या हताहत नहीं हुआ। तो इसमें मैसेज था कि आप अगर हमारी फ़ज़ाई हुदूद की, हमारी हवाई सीमा का अगर आप ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें भी ये मैसेज था। तो हमने इस बार देखा कि टोटल जो कन्फ्रंटेशन हुई सऊदी अरब और यमन के दरमियान, यमन इसमें भारी रहा। यमन ने पूरी कामयाबी के साथ बाबुल मंदब से सऊदी शिप्स की आवाजाही रोक दी। सऊदी अरब ने उसके लिए ताकत का इस्तेमाल किया। आपको बताएं, इसमें यह भी हुआ कि अभी जल्दी की बात है कि यानी 2 दिन पहले की बात है, सऊदी अरब का मर्चेंट शिप बाबुल मंदब की तरफ आ रहा था और उसको एस्कॉर्ट कर रहा था कौन? इटालियन वॉरशिप उसे एस्कॉर्ट कर रहा था। अब ये देखिए कि कुछ यूरोपियन मुल्कों ने इसमें इस तरह से भी शिरकत की है, इस तरह का भी रोल हुआ है। अब इसी बीच में एक और वाक़या हो गया, ये भी दिलचस्प है। वो क्या वाक़या हो गया? लीबिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, मेडिटेरेनियन सी में, वहाँ पर एक पोर्ट है और उस पोर्ट पे एक बंदरगाह है जो कि जहाँ लीबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और उस रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हो गया। 3 दिन लगातार अटैक हुए, तीसरा अटैक कामयाब था और बड़े पैमाने पर उस पर आग लग गई, बहुत बड़े पैमाने पे। अब इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत यह है कि उसी पोर्ट से जर्मनी, फ्रांस और इटली, 3 मुल्कों को तेल की सप्लाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सबक यूरोपियन मुल्कों को भी इस तरह से दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? अब जो जिस हमले की जिम्मेदारी कोई ना ले, उसके बारे में आप सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई देख लेते हैं कि इंटरेस्ट का टकराव कहाँ पे हो रहा है, किसको इसका फ़ायदा पहुँच सकता है। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल रही। यमन ने बहुत कामयाबी के साथ अपना ब्लॉकेट, सऊदी अरब के ब्लॉकेट के ख़िलाफ़ अपना ब्लॉकेट कामयाबी के साथ इन्फोर्स किया। सऊदी अरब ने ताकत के ज़रिए यमनियों का ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की और सऊदी अरब कामयाब नहीं हो पाया। सऊदी अरब ने अच्छा किया कि बहुत जल्द बातचीत का रास्ता अख्तियार किया और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के ज़रिए ही कोई हल निकल आएगा
दोनों फरीक़ों के दरमियान। हल इस तरह का हो सकता है कि यमन में एक बड़ा अहम मामला ये है कि एक तो एक सबसे पहले सऊदी अरब ब्लॉकेड ख़त्म करे और यमन अपनी मुश्किलात को फिर अपने तौर पे हल करे, तिजारत के लिए उसके रास्ते आज़ाद हो जाए। और ये सारा जो वो दुनिया भर का ड्रामा खड़ा कर रखा था कि कोई शिप यमन जा रहा है तो पहले सऊदी अरब उसको, सऊदी नेवी उसको कंट्रोल में ले रही है, उसके बाद उसकी जाके कहीं और किसी पोर्ट पे जांच करवा रही है, फिर वापस भेज रही है, ये सारा सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। सऊदी यमन से फ़्लाइट्स की आवाजाही आमद और रफ्त दोबारा बहाल होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। ये जहाँ हो गई, अगले मरहले में अगर सऊदी अरब का इंटरवेंशन नहीं रहता है यमन में, तो आप यकीन जानिए कि यमन के अंदर बातचीत का सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा था। पिछले 2-2.5 साल में यमन में जो सना गवर्नमेंट है, जिसे सऊदी अरब रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, वहाँ से एक फ़रार हुकूमत है और उसने जाके रियाज़ में पनाह ले रखी है, उसको सऊदी अरब कहता है ये यमन की कानूनी हुकूमत है, उससे बातचीत होती है। जबकि उसके पास यमन के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई किसी आबादी पे बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं है, कोई उसके हाथ में कोई बड़े फ़ैसले नहीं है। तो सऊदी अरब को वहाँ की ज़मीनी सच्चाई माननी पड़ेगी। इस दौरान क्या हुआ था कि जो वहाँ सना की हुकूमत है, जो अंसारुल्लाह के निगरानी में चल रही है, उसने बातचीत के ज़रिए, सिर्फ बातचीत के ज़रिए 15% इलाक़ों को अपने साथ मिलाया, सिर्फ बातचीत के ज़रिए, बग़ैर कोई भी फायर किए हुए। तो यमनी जो वहाँ पर अलग अलग कबीले हैं, फोर्सेस हैं, उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला अगर आगे बढ़ता है, जारी रखता है, बेशक हो सकता है कि सऊदी अरब एवेन्यू दे दे, निगरानी किसी तरह की कर ले, ये सब एक अलग बात है, अगर वो भी यमनी फोर्सेस उसके लिए तैयार हों, कबूल करें तो। वरना यमनी फोर्सेस आपस में सक्षम है बातचीत करके किसी डील तक पहुंच सकती हैं। और यमन में इस वक्त हालात जो है वो इस तरह के हैं कि काफ़ी इसमें पेशरफ्त होने की गुंजाइश मौजूद है। तो यमन के फ्रंट पे हमें ये चीज़ें नज़र आईं। अब ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो वो जो एक मक्का डील हुई है सऊदी अरब की और पाकिस्तान की और तुर्की की, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हालांकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था ज़मीन पर, वहाँ पर जो सूरत हाल है। सऊदी अरब इससे पहले यमन के ख़िलाफ़ 34 मुल्कों का अलायंस उसने बनाया था सऊदी अरब ने, और लड़ता रहा था। वही जो 7-8 साल तक चला, 8 साल से ज़्यादा जो जंग चली। अलबत्ता अलायंस जब 8 साल तक पहुंचा तो फिर वो 34 मुल्कों के बजाय 1-2 मुल्क शायद साथ में रह गए थे, या सऊदी अरब अकेले ही लड़ा था, बाकी सबकी नॉमिनल पार्टिसिपेशन रह गई थी। तो अलायंस से इस जंग में कुछ होने वाला नहीं है। अलायंस बेशक बने, लेकिन वो पूरे रीजनल सिक्योरिटी के लिए अगर बनता है तो वो सबके फ़ायदे की चीज़ होगी। अब आते हैं अगले मौजू की तरफ। आपको पता है कि जनरल मोहसिन रज़ाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है। हम इस पे बात कर चुके हैं कि ये ओहदा उनको देने का मतलब क्या है। हमने बताया कि IRGC की जो उसका जो गठन तो पहले हो गया था, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर ये संगठन था। जब जनरल मोहसिन रज़ाई ने इसकी ज़िम्मेदारी संभाली, बहुत जवान थे उस वक्त, और उन्होंने अपनी निगरानी में आज IRGC को इस सतह पे पहुंचाया जहां आज आप देख रहे हैं कि वो अमेरिका का मुकाबला कर रही है या इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, और एक बड़ी ताकत के तौर पर उसने अपने आप को मनवा लिया है। तो उनको ये ईरान का जो सबसे अहम सिक्योरिटी ओहदा है वो दिए जाने का एक ख़ास पैगाम है, और उन्होंने अपने आते ही अपने तेवर भी दिखा दिए। फिर से उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका अगर चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले तो ईरान की शर्तें उसे माननी पड़ेंगी। ईरान की जो शर्तें हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। जिन पर वो अमल नहीं कर रहा है, जिसको उन्होंने कबूल किया था, उसी में उन्होंने फ़िलिस्तीन का मौजू, और फ़िलिस्तीन में सिर्फ गज़ा नहीं है, उन्होंने वेस्ट बैंक का भी नाम लिया कि वेस्ट बैंक में भी जो जंगी कार्रवाई है इसराइल की तरफ से हो रही, इसको बंद करना पड़ेगा। वेस्ट बैंक में भी, गज़ा में भी, लेबनान में भी और इराक़ में भी, यमन भी ज़ाहिर इसमें शामिल है। अब एक अहम बात क्या हुई कि उन्होंने ये ओहदा संभालने के फ़ौरन ही बाद हमने देखा कि चीन के एम्बेसडर ने उनसे मुलाकात की है। अब मुलाकात में एक एंगल तो इसमें ये था, उन्होंने चीन का शुक्रिया अदा किया कि चीन ने इस पूरी मुद्दत में ये हुआ कि जो ईरान के ख़िलाफ़ प्रस्ताव आए सुरक्षा परिषद में, सलामती काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में, उसको चीन ने वीटो किया, रशिया की तरफ से भी वीटो किया गया, तो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। और साथ ही साथ चीन से रिश्तों को
नई रफ्तार देने की बात की। हम ये देख रहे हैं कि चीन और ईरान के रिश्तों में एक गहराई पैदा हो रही है, वसअत पैदा हो रही है और ये रिश्ते तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीन के लिए ईरान के ऑयल की सप्लाई का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। इसको यानी इस पर कोई रुकावट एक्चुअली आने ही नहीं पाई पूरी जंग के दौरान। अब इसका एक अहम मकसद है, देखिए ये चूँकि जो हालात हैं ये बहुत ही निर्णायक मोड़ है, बहुत ही फैसला कुन मोड़ है। फैसला कौन मोड़ इसलिए है कि अगर आप अमेरिकन स्कॉलर्स को और मीडिया को देखिए तो आपको नज़र आ जाएगा कि अमेरिका का प्रेजेंस इस इलाके में अब ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म होगा। अगर हम 1991 में जब कुवैत से सद्दाम को बाहर निकालने के लिए जंग शुरू हुई थी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका का प्रेजेंस यहाँ बढ़ा था। उसने अमेरिकन फंगस की तरह से पूरे इलाके में अपनी बेसेस बना ली थी। तो अब ये वही कहते हैं ना कि हर एक उरूज का एक ज़वाल है। कोई भी चीज़ जब बहुत ऊंचाई पे जाती है फिर उसको नीचे आना अपने आप एक मौके के बाद शुरू हो जाता है। तो अमेरिका भी उस मरहले में पहुंच गया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब ये है कि इस रीजन में एक नए तरह का ऑर्डर देखने में आएगा और ईरान इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑर्डर, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी का ऑर्डर हो, वो रीजनल मुल्कों पर बेस्ड हो। इसमें बाहर के मुल्कों को कोई रोल नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि चीन और रशिया को भी इस पर भी जोर दिया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर कोई सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि अब अमेरिका चला गया तो उसकी जगह पे चीन को ले आके रख दिया जाए या रशिया को ले आके रख दिया जाए। नहीं, इस रीजन का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो रीजनल ममालिक आपस में मिलके इसको बनाएं और इसको संभालें कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द तंजीमें ना बनने पाएँ और इस तरह की जो बदअमनी थोड़े थोड़े अरसे के बाद फैल जाती है वो उसका सिलसिला आगे ना बढ़ने पाए, उसको रोका जाए। और सबसे अहम इसमें यह है कि इज़राइल पर नकेल कसी जाए। इज़राइल जिस तरह से बदअमनी फैला रहा है, जिस तरह से कब्ज़े कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।